हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बैंकिंग न्यूज को कवर करेंगे पूरे वीक की, मतलब 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक जो भी बैंकिंग न्यूज थी, कोई इंपॉर्टेंट टर्म जो इकोनॉमी से एसोसिएटेड था या कोई गवर्नमेंट स्कीम जिस पर्टिकुलर वीक में थी जिसमें कुछ बजट वगैरह अनाउंसमेंट किया गया है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग न्यूज केवल बैंकिंग एग्जाम के लिए होती है, नहीं। यहाँ पर जब हम इकोनॉमी न्यूज को भी कवर करते हैं तो ये आपके सभी एग्जाम के लिए यूजफुल हो जाती है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी फ्रेंड्स वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 7 से लेकर 13 जुलाई तक जो भी हमने बैंकिंग न्यूज डिस्कस की है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन भी होगा विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। डन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 अमेंडेड। तो सबसे पहली बात तो ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 1995 में लॉन्च किया गया था। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमारा जो श्रम मंत्रालय है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसमें अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट किया गया है? To give proportionate withdrawal benefit to member with less than 6 months of the contributory service। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति ने 6 महीने से कम सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो उनको भी पार्शियली विड्रॉ का ऑप्शन अवेलेबल होगा। डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट यहाँ पर स्पेंड किया हुआ है अंडर दिस स्कीम। अगर हम इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो इस स्कीम को 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कब आई थी? 1995 में आई थी। The main aim of helping employee in the organized sector, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जैसे अगर हम बात करते फॉर एग्जांपल एनपीएस के बारे में या हम अटल पेंशन योजना के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप क्या देखते हो कि ऑर्गेनाइज के साथ साथ ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इसके अलावा आपके जो बिजनेस क्लास है, कॉर्पोरेट्स है, सभी के लिए यूजफुल है ना। बट यहाँ पर देखो लिखा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, पेंशन स्कीम में तो ऑब्वियसली बात है रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाएगी। डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कितना, आपकी मतलब पोस्ट क्या थी, डेजिग्नेशन क्या थी, कितने समय तक आपने सर्विसेज दी हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी मंथली पेंशन यहाँ पर होगी। टू प्रोवाइड पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन टू द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 58। अगर कोई पर्सन है जो 50 साल का हो गया है और उसके बाद उसको अर्ली पेंशन चाहिए तो वो अर्ली पेंशन ऑप्शन को भी अडॉप्ट कर सकता है। एंड 58 ईयर्स के बाद आपको रेगुलर पेंशन दी जाएगी। ठीक है, पेंशन लेने के लिए यू मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ द सर्विसेज। 10 साल तक आपको किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में सर्विसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर द ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। ठीक है, अगर आप ईपीएस के पार्ट है तो ऑटोमेटिकली आप ईपीएफ के भी पार्ट हो जाएंगे। कौन रन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको रन करने का काम करता है, जिसमें 12% का एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगली स्कीम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके पहले न्यूज देख लेते हैं। रिसेंटली तमिलनाडु ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एस्टेब्लिश डिफेंस टेस्टिंग सेंटर। हमारे कई सारे इक्विपमेंट होते हैं जो हम डिफेंस सेक्टर में रेडी करते हैं, उनकी टेस्टिंग करने के लिए बेसिकली एक टेस्टिंग सेंटर बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। किसके साथ? तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ। तो यहां पर डिस्कशन हो रहा है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में। तो नाम से समझ में आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ही स्कीम होगी, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। और इसी के अंदर एमओयू साइन किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ। और चेन्नई में यहां पर एक फैसिलिटी तैयार की जाएगी। ठीक है, जहां पर क्या किया जाएगा? जहां पर टेस्टिंग की जाएगी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की। टू सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी इन द कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट इंडस्ट्री, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, promoting indigenously defense production, reducing military equipment import and enhancing self reliance। सिंपल सी बात है, हमारा इंपोर्ट हमें रिड्यूस करना है, इसके लिए टेस्टिंग यूनिट की जरूरत होगी और यहां पर सेटअप किया जा रहा है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2020 में, 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके लिए बजट कितना था? 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपीस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फंडिंग पैटर्न क्या है? तो 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट करेगी और रिमेनिंग जो 25% है वो स्टेट गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम किया जा सकता है। ठीक है,
इसके अंदर हमें 7 टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप करनी है। जो 2020 में स्कीम लॉन्च हुई है ना 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ, इसमें आपको 7 टेस्टिंग फैसिलिटीज को सेटअप करना है। 4 तमिलनाडु में बनेंगी और 3 उत्तर प्रदेश में बनेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने पीयूष गोयल जी के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को संभालने का काम करते हैं। इन्होंने रिसेंटली क्या कहा है कि जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है और एमएसएमई सेक्टर्स है, जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो लाइसेंस की जो फीस है उसमें हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देंगे, कंसेशन देंगे। ये बात यहां पर रिसेंटली अनाउंस की गई है। देखेंगे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस कंसेशनल फी इन द लाइसेंसिंग फीस, कंसेशन इन द लाइसेंसिंग फीस। आप देखोगे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्या कहा है कि 80% हम रिड्यूस करेंगे लाइसेंस फी फॉर द वीमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड 50% रिडक्शन करेंगे एमएसएमई। किस सेक्टर में? अंडर द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी वीमेन या एमएसएमई जो पेट्रोलियम सेक्टर और एक्सप्लोजिव सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए लाइसेंस में 80% एंड 50% का रिडक्शन देखने को मिल जाएगा। ये बात यहां पर कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड 26 मेंबर एडवाइजरी कमिटी on national account statistics by the Ministry of Statistics and the program implementation to determine the base year for the gross domestic product data। सिंपल शब्दों में बात करते हैं, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने 26 मेंबर की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी क्या करेगी? बातें करेगी, डिस्कस करेगी और हमें जो बेस ईयर है, जो आपका जीडीपी है, डब्ल्यूपी, सीपीआई, इन सब का जो बेस ईयर है ना 2011-12 से अगर आप देखो तो हम डब्ल्यूपीआई सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं, उस बेस ईयर को रिवाइज करने की जरूरत है। तो उसके लिए कमेटी बनाई है जिसपे ये लोग डिस्कस करेंगे। पूछा जा रहा है इस कमेटी के हेड कौन है, तो आंसर हो जाएगा विश्वनाथ गोल्डर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो रिसेंटली आप देखेंगे कमेटी बनाई गई है जो कि देखेगी रिवीजन हमें जो करना है बेस ईयर में। ठीक है, किसने बनाई है कमेटी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने बनाई है। कितने लोग हैं? 26 लोग आपको देखने को मिलेंगे, जिसके हेड है विश्वनाथ गोल्डर। और यहां पर जो नया बेस ईयर होगा आपके डब्ल्यूपीआई, इसके अलावा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए इसको रिवाइज किया जाएगा। और जा रहा है यहाँ पे जो बेस ईयर है अभी करेंटली हमारा वो 2011-12 का बेस ईयर है, जहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि 2011-12 में महंगाई इतनी थी और आज इतनी हो गई है। तो एक बेस ईयर होता है ना जहां से आप कंपेयर करते हो। यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रपोज किया गया है जो रिवीजन होगा वो 2020-21 मतलब 2020 एंड 21 आपका नया बेस ईयर हो सकता है। अभी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। क्या इसके पहले कभी बेस ईयर चेंज हुआ है? आंसर है यस। 2015 में 2015 में हमने बेस ईयर को चेंज किया था। पहले हमारा बेस ईयर 2004-05 था, जिसको हमने 2011-12 किया था, और अब हम 2020-21 करने के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 को रिसेंटली पास किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। ठीक है, जिसके अंदर डिजिटल भारत निधि को सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस डिजिटल भारत निधि के बारे में बात करनी है। इसका पर्पस क्या है, किसको रिप्लेस करेगी और क्या खास फीचर्स हैं। So Department of Telecommunication has notified the draft Telecommunication Digital Bharat Nidhi Rules 2024 under the Section 26 and 56 of the Telecommunication Act 2023। इस सेक्शन वेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पर जो एक्ट पास हुआ है 2023 का, इसमें डिजिटल भारत निधि को सेटअप करने की बात की जा रही है। और ये जो इनिशिएटिव है, ये डेवलपमेंट हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का आपको ये इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। पर्पस क्या है? सिंपल सा पर्पस है कि रूरल एरिया में, स्पेशली जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पर हमें इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ानी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और हमें डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम आपने सुना होगा शायद, पीएम वानी। तो पीएम वानी का मकसद भी यह है कि हमें वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करने हैं रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, जिससे हम डिजिटल इंडिया या मेक इन इंडिया को प्रमोट कर पाए, राइट। तो सिमिलर यहाँ पर हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है। इसके अलावा जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर में हम यहाँ पे नया रिसर्च कर सके, इनोवेशन कर सके, R&D करने के लिए इस फंड को रेडी किया जा रहा है। ठीक है, जिससे हमारा टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है वो ऊंचाइयों पे जाए और ग्लोबल प्रेजेंस इसकी बन सके। टू प्रमोट इनोवेशन, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बात की गई है। और जो टेलीकॉम सेक्टर में स्टार्टअप्स होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इक्विपमेंट की टेलीकॉम के, उनको भी सपोर्ट करना हमारा पर्पस है। इसलिए यहाँ पे डिजिटल भारत निधि को सेटअप किया गया है। ये जो डिजिटल भारत निधि है ये किसको रिप्लेस कर रही है? तो आप देखेंगे डिजिटल भारत निधि रिप्लेस कर रही है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को हमने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर सेटअप किया था और इसको ही रिप्लेस किया जा रहा है बाय द
DBN, जिसको हमने डिजिटल भारत निधि कहा है, जिसका फोकस होगा रिसर्च डेवलपमेंट और ओवरऑल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट। इसके अंदर जो भी पैसा होगा, जो भी फंड होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट किससे लेगी? जो आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो फंडिंग पैटर्न क्या है? टेलीकॉम कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू द डिजिटल भारत निधि। पहले ये फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार की संचित निधि में जाएगा, और भारत सरकार की संचित निधि के बाद इस फंड को डिपॉजिट किया जाएगा कहां पर? DBN में, ठीक है। ये जो फंड होगा ये नॉन लैप्सेबल होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल में आपने इस्तेमाल नहीं हुआ तो गायब हो गया, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो फॉर नेक्स्ट ईयर। ये बात यहां पे की गई है। डन इतनी चीजें। अच्छा, यहां पर जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, ये अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 सेटअप किया गया था। कब? 2003 में, और इसको ही रिप्लेस कर रहा है डिजिटल भारत निधि। नेक्स्ट है, UN डेटा शोज चाइना लीडिंग इन द ग्लोबल जनरेटिव AI पेटेंट। यहां पर सबसे ज्यादा जो पेटेंट फाइल किए हैं जनरेटिव AI में, वो चाइना ने किए हैं, ठीक है। चाइना के बाद आपको USA और साउथ कोरिया देखने को मिल जाएगा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया देखने को मिल जाएगा, एंड जापान है। इंडिया 5th नंबर पे आता है, इंडिया 5वें नंबर पे आता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2014 से 2023 तक, 2014 से 2023 तक भारत ने कितने पेटेंट फाइल किए हैं? तो 1350 पेटेंट इंडिया ने फाइल किए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इंडिया 5th नंबर पे है जनरेटिव AI इनोवेशन पे। चाइना लीड कर रहा है। इंडिया ने 1350 पेटेंट को फाइल किया है, जबकि चाइना ने 38,000 प्लस पेटेंट को फाइल किया है। लेकिन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा इंडिया में है, विच इज 55.8% की ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर टॉप 20 में इंडिया की कोई भी कंपनी शामिल नहीं है। इंडिया की 2 कंपनीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उनको आप देख सकते हैं कि इंडिया ने पेटेंट यहां पे इंक्लूड है रिटेल AI असिस्टेंट सॉल्यूशन बाय RN चिदाक्षी टेक्नोलॉजीज एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जनरेटिव AI टूल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो आपको ये कंपनीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस टोटल नंबर ऑफ पेटेंट और हमारी रैंकिंग क्या है वो आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे रशिया, वहां पे क्या हुआ? तो यहां पर देखेंगे, इंडिया एंड रशिया टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड टू द $100 बिलियन बाय द 2030। यहाँ पे फैसला लिया गया है कि 2030 तक हम अपना बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन का कर देंगे। ये बात की गई। कई सारे अलग अलग एरियाज में MOU साइन हुए हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पोलर रिसर्च, लीगल आर्बिट्रेशन एंड फार्मास्यूटिकल सर्टिफिकेशन पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्टूबर मंथ में, जब कजान में जब ब्रिक्स की समिट होगी, क्योंकि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है? रशिया के पास है, तो उस समिट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे मोदी जी को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रशिया का, वो भी यहाँ पर दिया गया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ठीक, डन। इसके अलावा 2 कॉन्सुलेट जनरल भी ओपन किए जाएंगे। कहां पर? एक ओपन किया जाएगा कजान में एंड दूसरा ओपन किया जाएगा एक्टर्नबर्ग में, ठीक है। एक्टर्नबर्ग में यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के लिए 2 कॉन्सुलेट जनरल भी ओपन किए जाएंगे। इसके अलावा पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है इस नए रूट पे। अभी हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो कहां से कहां होती है? तो आपको यहां पर देखने को मिलता है एक पोर्ट जिसका नाम है सेंट पीटरबर्ग, और यहां से हम मुंबई पोर्ट से क्या करते हैं? डील करते हैं। तो ये हमारा रूट है जहां से हम रशिया के साथ डीलिंग करते हैं, और ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसमें हमें कॉस्टिंग भी ज्यादा पड़ती है। तो हम यहाँ पे फोकस किस पे कर रहे हैं? ये वाले रूट पे, जो कि चेन्नई से कनेक्ट करता है पोर्ट व्लादिवोस्टोक को। तो इसके डेवलपमेंट पे भी काफी ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे किया गया, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 10,500 किलोमीटर की है, जिससे हमारा जो कॉस्ट है वो 30% तक रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, Government employees may soon get 50% of the last pay as a pension under the NPS। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी को चेयर कर रहे थे फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। और टीवी सोमनाथन या सोमनाथन कमेटी ने कहा है कि बहुत जल्दी हम क्या करने वाले हैं, जो न्यू पेंशन हमारी सिस्टम है, न्यू पेंशन सिस्टम, उसमें पेंशन कितनी मिलेगी? जो लास्ट आपकी क्रेडिट सैलरी होगी, लास्ट मंथ की जो क्रेडिट सैलरी होगी, उसका 50% आपको पेंशन दी जाएगी। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, सिर्फ ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। ये एनपीएस क्या है? आपकी वॉलंटरी स्कीम है। इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट जॉब या सरकारी नौकरी किसी में भी है, आप यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको 18 से लेकर 70 साल के बीच का होना चाहिए इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए। और जब आप 60 इयर्स के हो जाएंगे तो आपको मंथली पेंशन मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना है। तो एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम आपको एनपीएस देखने को मिलेगी। और एनपीएस को मैनेज कौन करता है? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एनपीएस को मैनेज करने का काम करती। 2004 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, लेकिन उस समय ये आर्म पर्सनल्स के लिए नहीं थी, आर्म फोर्स के कर्मचारियों के लिए नहीं थी, लेकिन 2009 में सभी के लिए अवेलेबल करा दी गई थी एनपीएस स्कीम को, ठीक है।
नेक्स्ट है PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये भी न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि यहाँ पर वापस से विंडो ओपन कर दिया गया है। किसके लिए? व्हाइट गुड्स के लिए। व्हाइट गुड्स क्या होते हैं? व्हाइट गुड्स मतलब आपके जो होम अप्लायंसेज है, जो हम अपने किचन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हैं, या हम वॉशिंग मशीन, AC वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारे व्हाइट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज रीओपन्ड एप्लीकेशन विंडो फॉर द PLI स्कीम फॉर द व्हाइट गुड्स फॉर 3 months या फिर 90 days के लिए विंडो को ओपन किया गया है। तो जो भी एलिजिबल लोग हैं वो यहाँ पे वापस से अपने एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, जिससे उनको इंसेंटिव या प्रॉफिट हो सके। तो PLI scheme for the white good for the manufacturing of the component and the sub assembly of the AC and LED lights was approved by the cabinet on 7th of April 2021। तो ये PLI स्कीम अगर हम बोले व्हाइट गुड्स के लिए तो कब अनाउंस की थी? तो 7th of April 2021 में इसको लॉन्च की थी अंडर द आत्मनिर्भर भारत, एंड वापस से इसको 3 months के लिए या 90 days के लिए ओपन किया गया है। अगर मैं आपको PLI स्कीम के बारे में बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। पर्पस एक ही था कि हमारे देश में हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बूस्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है। इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है 4% से लेकर 6% के बीच में, डिपेंड करता है आपकी सेल्स पे। ठीक है, इसका टेन्योर 2021-22 से आपको 28-29 का टेन्योर देखने को मिलेगा, और अभी तक जो बजट है वो 6,238 करोड़ रुपए का बजट आपको PLI स्कीम में मिल जाएगा। ओके जी। अब PLI स्कीम वापस से न्यूज में है अगेन। क्यों है वो न्यूज में? क्योंकि यहां पर जो आपके ग्लाइकोजन होते हैं या आपके जो डायबिटिक ड्रग्स होते हैं, जो आपके वेट लूज करने में मदद करते हैं, ओबेसिटी को कम करने में मदद करते हैं, उनके लिए भी PLI स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2026 में। अभी अनाउंस नहीं किया है, इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, बस डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने केवल डिसाइड किया है कि जो ग्लाइकोजन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन ड्रग्स को भी हम PLI स्कीम में लेकर आएंगे। कब? 2026 में। अभी आपको PLI स्कीम में 14 की सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसका मकसद हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बूस्ट करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जिम बैंक। एग्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया के एग्जिम बैंक ने $2.5 मिलियन का LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट, या एक तरीके से लोन प्रोवाइड किया है किसे? गुआना को। ठीक है, इसके पहले भी एग्जिम बैंक ने गुआना को लोन प्रोवाइड किया था डोनियर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए, और अभी जो लोन प्रोवाइड किया गया है वो सोलर प्लांट को सेटअप करने के लिए दिया गया है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ गुआना टू प्रोवाइड अ लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $2.5 मिलियन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। अच्छा, ये जो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट है, इसको कहां पर सेटअप किया जाएगा? तो इसको आप देखेंगे चेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुआना में सेटअप किया जाएगा। ठीक है, ये डील इफेक्ट में आई है 24 जून 2024 से। ठीक है, लेकिन एग्जिम बैंक की एक कंडीशन है। एग्जिम बैंक ने कहा है ये जो सोलर प्लांट आप लगा रहे हो, इसके लिए आपको गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको 75% इंपोर्ट करना है फ्रॉम इंडिया एंड रिमेनिंग 25% आप अदर कंट्रीज से देख सकते हैं। एग्जिम बैंक का फॉर्मेशन 1982 में हुआ था और MD इसके कौन है? हर्ष भूपेंद्र वांगरी आपको MD देखने को मिल जाएंगे। डन। नेक्स्ट, Which bank launched a new security feature जिसका नाम है सेफ्टी रिंग within its इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम एंड द मोबाइल बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर जो लगातार साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं, जो फ्रॉड इंक्रीज हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए या उनकी रोकथाम के लिए सेफ्टी रिंग करके एक नया फीचर किस बैंक ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इसमें कोई भी यूजर जो है वो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट को सेट कर सकता है कि आज केवल 5,000 रुपए ही मेरे बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, जो भी, मतलब क्रेडिट तो नहीं, डेबिट ही होगा। तो 5,000 रुपए की आपने लिमिट यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट डिसाइड कर दी, इसके ऊपर आपका अमाउंट जाएगा नहीं। तो अगर कभी फ्रॉड होता है तो 5,000 रुपए से ज्यादा पैसा जाएगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप लिमिट सेट कर सकते हो अंडर द सेफ्टी रिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर डेबिट। नेक्स्ट है SBI का, आप लोग ने एक एप्लीकेशन देखा होगा, योनो एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि हमारे एप्लीकेशन पे जो म्यूचुअल फंड होल्डर है, मतलब जो जिनके पास म्यूचुअल फंड है, उसके अगेंस्ट वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो SBI इंट्रोड्यूस ऑनलाइन लोन फैसिलिटी अगेंस्ट द म्यूचुअल फंड यूनिट बाय इंटरनेट बैंकिंग और यूनो एप्लीकेशन से ये फैसिलिटी स्टार्ट की है। और ऐसा करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक आपको देखने को मिल रहा है SBI, जो कि म्यूचुअल फंड से आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है।
विथ इन 24 आवर्स इन अ डे आपको मतलब मिनिमम पेपर वर्क से आपको इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है ICICI Prudential लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ETF। ETF का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, और ये थोड़ा सा अलग होता है आपके म्यूचुअल फंड से, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका जो पोर्टफोलियो या SIP होता है, इसमें आपके पास एक मैनेजर होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है, और आपके फंड को अलग अलग कंपनीज में, हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बॉन्ड्स में, आपका फॉर एग्जाम्पल TCS में लगा दिया, इन्फोसिस में लगा दिया, ठीक है, अलग अलग BPCL में लगा दिया, अलग अलग पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन यहाँ पर जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड केवल एक ही डायरेक्शन में टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनका टारगेट है कि हम केवल निफ्टी 50 की कंपनीज जो भी हैं लिस्टेड कंपनी, उनमें ही इन्वेस्ट करेंगे। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होता, क्योंकि इनके टारगेटेड होते हैं कि हम स्पेसिफिक इसी इंडेक्स को कवर करेंगे और यहाँ पर ही इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से ETF काम करता है। और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF को लॉन्च किया है, जो कि हमारी कंट्री का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, किसमें? ऑयल सेक्टर में। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। रिसेंटली GRSC कोलकाता में गेन्स स्कीम को लॉन्च किया गया है। गेन्स का मतलब है GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। ठीक है, पूछा जा रहा है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का। जो भी सही आंसर आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको सारी न्यूज समझ में आई होंगी। इस हफ्ते हमने जो भी बैंकिंग न्यूज को देखा है वो यहाँ पर कवर कर ली है। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और डेली करेंट अफेयर्स 9 AM देखना नहीं भूलेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।